हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की रसायन विज्ञान, जिसमें हम पढ़ रहे थे पहला चैप्टर, ठीक है। अध्याय 1 जो है हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण। तो हम इसमें पहले कुछ इंट्रोडक्शन का पार्ट पढ़ चुके थे, बेसिक सी चीज़ें सीख चुके थे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उत्पाद क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होते हैं, तो और अभिलक्षण क्या होते हैं इनके, ठीक है, वो पढ़ चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होती हैं और हम पढ़ेंगे आगे ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं और रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना वो सीखेंगे, और क्यों संतुलित करते हैं हम वो भी सीखेंगे, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं रासायनिक समीकरणों से। तो रासायनिक समीकरणें होती क्या हैं, तो इसकी डेफिनेशन देख लो आप पहले। हाँ, वह समीकरण जो रासायनिक अभिक्रिया को, अभिकारकों तथा उत्पादों के संकेतों को सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त में प्रदर्शित करती हैं, रासायनिक समीकरण कहलाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो उसको प्रदर्शित करने के लिए हम जो है कुछ संकेतों का यूज़ करते हैं, जैसे उसमें हमने कुछ यूज़ में लिया, किसी चीज़ की हम रिएक्शन करा रहे हैं। जैसे उत्पाद उत्पाद होते हैं हमारे पास, रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक होते हैं, तो उनके संकेत जो होते हैं उससे हम प्रदर्शित करते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरणों की उससे रासायनिक समीकरण से प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास रासायनिक समीकरण। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे मैंने पीछे बताया है आपको एक उदाहरण, जब हम जिंक धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करती हैं, जब जिंक धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करती हैं और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। जब जिंक धातु जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करती हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये पीछे पढ़ चुके हैं हम। इसको हम इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया में, इस प्रकार से रासायनिक समीकरण में इस प्रकार से देखते हैं। देखो, तो ये है रासायनिक अभिक्रिया, जिंक प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन कराए आपस में, तो क्या बना हमारे पास, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकली, ठीक है। तो ये होते हैं, ये अभिकारक हैं, ये और ये उत्पाद है, ये रिएक्टेंट है, और इंग्लिश में ये रिएक्टेंट है और ये है प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब देखो, अब मैंने ये हिंदी में बता दिया है। अब मैं इनको इनको चिन्ह के साथ बताता हूँ कि इसका प्रतीक क्या होता है, जिंक का प्रतीक क्या होता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसके मदद से बताता हूँ, ठीक है। तो देखो, पहले हम इनके रासायनिक वो देखते हैं, सूत्र, और जाऊँ पहले इसको फिट करता हूँ, ठीक है। तो देखो, हमारे पास क्या है, जिंक का हमारे पास वो क्या होता है, जिंक को हम किस प्रतीक से डिनोट करते हैं, Zn से। जिंक का हमारे पास प्रतीक होता है Zn, ठीक है। और सल्फ्यूरिक अम्ल को हम रासायनिक सूत्र हमारे पास होता है H2SO4, ठीक है। H2SO4 को हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, और जिंक सल्फेट होता है हमारे पास ZnSO4, ठीक है। तो ये आप याद रख लीजिए, ठीक है। कुछ कुछ एग्जाम्पल याद रख लीजिए, फिर मैं आपको एक वीडियो में अलग से समझाऊंगा कि भी कैसे बनते हैं, ठीक है। और जो हाइड्रोजन होते हैं उसको हम कहते हैं H2। हाइड्रोजन वैसे डिनोट करते हैं हम H से, पर हाइड्रोजन जो है दो होती हैं एक साथ में, ठीक है। H2 एक साथ दो हाइड्रोजन के अणु आते हैं, परमाणु अणु आते हैं, ठीक है। तो देखो इसको अब हम सूत्र से इस प्रकार से डिनोट करते हैं। देखो, Zn प्लस H2SO4 इज रिएक्ट विद, हाँ ठीक है, Zn रिएक्ट विद H2SO4, तो रिएक्शन में क्या बना, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकली, ठीक है। इसलिए होता है Zn हो गया, जिंक प्लस H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। तो रिएक्शन होगी, क्या बना हमारे प्रोडक्ट ZnSO4 प्लस H2, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकली, ठीक है। तो चलो अब हम आगे देखते हैं इसमें। तो अब हम देखेंगे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। तो इनको संतुलित करने के लिए सीखने से पहले हम ये देखते हैं कि इनको संतुलित करने की जरूरत क्यों होती है हमारे पास, ठीक है। तो आपको पता है एक नियम, महत्वपूर्ण नियम है, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, कक्षा 9 में, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। हाँ, तो ये क्या होता है, रासायनिक समीकरणों रासायनिक अभिक्रियाओं के द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए संतुलित किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम इस द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये हुआ कि ना हम या तो द्रव्यमान को ना इसका विनाश कर सकते हैं और ना ही उसको हम बना सकते हैं द्रव्यमान को, ठीक है। ना ही हम द्रव्यमान का विनाश कर सकते हैं और ना ही हम उसको जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, हम द्रव्यमान को अपने हाथ से नहीं बना सकते, वो फिक्स है, ठीक है। इसका अर्थ है कि सभी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान अनिवार्य रूप से उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। यानी कि जो हमने रिएक्शन कराई उसमें जो हमारे पास अभिकारक थे उनका जो द्रव्यमान था वो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद बने उनके द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका द्रव्यमान कुछ और था और उनका द्रव्यमान कम हो गया। द्रव्यमान का हमारे पास नहीं विनाश कर सकते हैं, नहीं हम उसको बना सकते हैं, ठीक है। या फिर इसका द्रव्यमान कम था और इसका द्रव्यमान ज़्यादा हो गया, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हम जो है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, ठीक है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जैसे हम उसमें रासायनिक अभिक्रिया में हम पदार्थों को लेते हैं, तत्वों को लेते हैं, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है उसके परमाणु में
वो संग्रहित होता है, ठीक है, या फिर किसी तत्व का द्रव्यमान उसके परमाणु में संग्रहित होता है। इसलिए हम जो है परमाणुओं को जो है संतुलित करते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है। तो देखो मैं दिखाता हूँ आपको कुछ रासायनिक अभिक्रिया। समीकरण के दोनों पक्षों पर विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की संख्या को बराबर देखो समीकरण के दोनों पक्षों पर विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की संख्या को बराबर करने की प्रक्रिया समीकरण को संतुलित करना कहलाती है, ठीक है। यही मैंने अभी आपको बताया है कि दोनों पक्षों में बराबर परमाणु होने चाहिए, ठीक है। जैसे इधर हाइड्रोजन है तो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी हाइड्रोजन के परमाणु सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ दो हाइड्रोजन परमाणु है वहाँ एक ही हाइड्रोजन परमाणु हो गया, यहाँ O2 है वहाँ O एक ही है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। भले ही H2 जैसे H2 बनना है तो H2O का तो उसमें तो ऑक्सीजन एक ही होगा, पर हमको उसमें जो बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं उदाहरण के जरिए आपको समझाता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उदाहरण लेते एक H2 प्लस O2 इक्वल्स टू क्या होता है H2O बनता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है H2 के 2 अणु हैं, ठीक है, प्लस H2 के 2 परमाणु हैं प्लस O2 के 2 परमाणु हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गया H2O बन गया, ठीक है। तो देखो यहाँ H2O, तो अब इसमें गलती क्या हुई, H2 तो यहाँ सेम है, ठीक है, H2 के 2 परमाणु सेम है, पर यहाँ ऑक्सीजन का एक परमाणु हो गया, जबकि O2 हमेशा 2 होते हैं, हमेशा O जो है सिंगल में नहीं आता है, O हमेशा O2 के रूप में रहता है ऑक्सीजन, तो O2 की, ठीक है। देखो अगर यहाँ O1 होगा तो ये अलग हो जाएगा, बट अगर हमने यहाँ पे O2 कर दिया तो ये जो है वाटर नहीं बन पाएगा, तो ये कुछ किसी और ही का रासायनिक सूत्र बनना है, ठीक है। तो अब हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे, हम इनको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी नहीं लगाएंगे, इसके बीच में भी नहीं लगाएंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके जो है दोनों साइड डब्बा बना लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बॉक्स बनाने का मतलब ये हुआ कि हम इसके बीच में हम कुछ नहीं कर सकते, हम इसमें खाली मल्टीप्लाई कर सकते हैं संख्याओं का इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो देखो मैं दिखाता हूँ आपको, तो मैंने यहाँ पे बैलेंस की हुई है इधर के लिए H परमाणु हाइड्रोजन परमाणु की संख्या और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, ये है अभिकारकों में, ठीक है, अभिकारकों में, और ये है उत्पादों में। तो देखो यहाँ पे क्या था, पहले मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, ये किस में रिएक्टेंट में है, ठीक है, रिएक्टेंट यानी कि अभिकारकों में, ठीक है, ये है अभिकारकों में, और ये है उत्पाद में, ठीक है, उत्पादों में, ठीक है। तो अब क्या है हमारे पास दिया हुआ, देखो H2O, तो अभिकारक में क्या है H के कितने परमाणु हैं हमारे पास, 2 परमाणु में, O के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, ठीक है। तो उत्पाद में हमारे पास प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास H के 2 परमाणु हैं, ठीक है। हाँ सॉरी यहाँ देखो ऊपर नीचे, हाँ देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखो हाँ H के 2 परमाणु हैं, ठीक है, H के तो 2 परमाणु हो गए हमारे पास, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, एक ही परमाणु है हमारे पास, देखो, ठीक है। तो यहाँ गलती क्या होगी, ऑक्सीजन का एक परमाणु, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करने का, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, बट यहाँ ऑक्सीजन तो बैलेंस होगी, ठीक है। अगर हमने तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना, ऑक्सीजन में नहीं कर सकते हम, ठीक है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ ऑक्सीजन तो बैलेंस होगी, ठीक है, बट ये हाइड्रोजन के 4 परमाणु हो गई, देखो 2 और H2 पहले से 2 × 2 = 4 परमाणु। अब क्या होगा, अब यहाँ भी हमको हाइड्रोजन के साथ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, तो ये क्या हो गया हमारे पास बैलेंस होगी, इक्वेशन बैलेंस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कट है मैंने किया हुआ, सॉरी, तो ये 2, तो अब देखो दोनों जगह बराबर हो गए ना, तो यहाँ हाइड्रोजन के 4 परमाणु हो गए, 2 × 2 = 4 परमाणु हो गए, प्लस O2, देखो O2 के 2 ही हैं, पर अब देखो यहाँ 2 प्लस हाइड्रोजन के भी 4 हो गए, 2 × 2 4 हो गया, बस यहाँ पे O सिंगल था तो 2 का मल्टीप्लाई करके हमने O भी 2 कर दिया, O2 कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम रासायनिक समीकरणों को बैलेंस करते हैं। तो देखो यहाँ भी सेम है अभिकारकों में, तो देखो सेम किया मैंने, पहले 2 का मल्टीप्लाई नीचे H के परमाणु की संख्या, O के परमाणु की संख्या, ठीक है, अभिकारकों में, उत्पादों में। तो H के परमाणु की संख्या यहाँ 2 थी, यहाँ भी 2 थी, और यहाँ ये भी 2 थी, पर यहाँ 1 था, तो हमको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई हुआ, और ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 4 हो गया, बट ये 4 हो गया, तो यहाँ पे हमको 4 करना था, बैलेंस करना था, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4। तो इस प्रकार से हम रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं, क्योंकि इसमें जो है परमाणु का, क्योंकि द्रव्यमान ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाएगा तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम रासायनिक अभिक्रियाओं को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं इसमें हम, तो देखो ये हमारे पास बैलेंस की गई रासायनिक समीकरण, ठीक है, ऊपर ये थी और नीचे ये हो गई, देखो, ठीक है। अब आ गया आपको समझ में। तो देखो अब हम आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को और ज़्यादा इजी बनाने के लिए हम कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं, इससे हमको पता लगता है कि ये ठोस हैं, ये द्रव हैं, ये गैस हैं। जैसे हमने अभिकारक ले लिया, तो अभिकारक हमारे पास जैसे कुछ ले लिया हमने ठोस, तो हमको पता नहीं चलता है वो ठोस हैं, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए कुछ वो चिन्ह होते हैं, उसको दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो जैसे कोई चीज़ ठोस अवस्था में है तो उसको हम सॉलिड एस से
डिनोट करते हैं, और कोई द्रव अवस्था में तो हम एल से डिनोट करते हैं, जैसे रिएक्शन में यूज़ करते हैं हम इसको, ठीक है। जो जहाँ पे जैसे अगर लिक्विड की रिएक्शन करनी हो तो उस पर एल भी लिखेंगे हम, ठीक है। तो देखो, और जलीय विलयन है, कोई अगर विलयन है, ठीक है, विलयन यानी कि सॉल्यूशन है, तो उसको हम ए क्यू से डिनोट करते हैं। ए क्यू का मतलब क्या हो, एक्वस होता है, इसका मतलब एक्वस यानी कि सॉल्यूशन या फिर विलयन, ठीक है। और गैसीय अवस्था में कोई चीज़ जैसे हाइड्रोजन, तो उसके आगे हम जी लगा देंगे, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हम इसको ऐसे जी से डिनोट कर सकते हैं, और ऑक्सीजन भी जी से डिनोट कर देंगे। और वाटर क्या है हमारे पास, लिक्विड फॉर्म है, तो यहाँ पे एल, ठीक है, यहाँ पे एल डिनोट करेंगे। इस प्रकार से हम रासायनिक अभिक्रिया को और अच्छा से सीख सकते हैं, और अच्छे से समझने के लिए इस प्रकार से हम लिखते हैं इसमें, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो देखो फॉर एग्जांपल, देखो Zn प्लस, फिर वही रासायनिक अभिक्रिया Zn प्लस H2SO4 इक्वल्स टू ZnSO4 प्लस H2SO4। Zn जिंक H2SO4 तनु सल्फ्यूरिकम। ZnSO4 क्या होता है हमारे पास, जिंक सल्फेट, प्लस H2 क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस। तो Zn हमारे पास है ठोस, Zn हमारे पास ठोस है। तो तनु सल्फ्यूरिकम हमारे क्या, हमारे पास क्या है, जलीय विलयन। मैंने आपको बताया था किसी भी अम्ल में जितना ज़्यादा विलयन मिलाएंगे तो वो उतना तनु हो जाएगा, ठीक है, किसी भी अम्ल में, ठीक है। तो देखो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, तनु है यानी कि जलीय विलयन है हमारे पास। तो ZnSO4 भी हमारे पास जलीय विलयन है, इसको बताया था मैंने, AQ से डिनोट करते हैं जलीय विलयन ठोस को, सॉलिड से S, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस को G से, क्योंकि ये गैस है तो G से डिनोट करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये थी हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया। Zn प्लस H2SO4 रिएक्शन कराए तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकली, तो ठीक है। तो Zn को हमने सॉलिड से S से डिनोट कर दिया। तो AQ को देखो, एक्वस, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये कौन सा फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है। और AQ H2SO4 AQ एक्वस के फॉर्म में है, एक एक्वस यानी कि विलयन के फॉर्म में है, ठीक है। और ZnSO4 भी एक एक्वस के फॉर्म में है, और गैस हाइड्रोजन जो है गैस के फॉर्म में है, तो यहाँ पे जी लगा दी, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हमारे पास, अब हमारे पास कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को और अच्छे से समझने के लिए कुछ और भी टर्म्स होती हैं। तो जैसे हमने देखा कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया हुई तो रासायनिक समीकरण में हमने कुछ, सॉरी, रासायनिक अभिक्रिया हुई तो अभिक्रिया होने के पश्चात कुछ पदार्थ हमारे पास गर्म हो गया, सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन गर्म हो गया, तो ठीक है। तो अब हम देखेंगे उसमें, इसका मतलब हुआ कि उसमें हीट प्रोड्यूस्ड हुई, ठीक है, या फिर एक में होता है हीट प्रोड्यूस होती है, और एक में क्या होता है, हीट को एब्जॉर्व करना पड़ता है हमको। तो उसको देखते हैं हम। तो इसी प्रकार से वो दो रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं हमारे पास, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो इनको देखते हैं हम अब, ठीक है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो देखो, तो यहाँ पे फिट बैठा था मैं, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी कि ऊष्मा निकलती हैं, तो उनको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो देखो देखो, ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती हैं या फिर निकलती हैं, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक, और ऊष्माशोषी को कहते हैं हम एंडोथर्मिक। इंग्लिश नाम भी याद रखो आप, ठीक है, क्योंकि बाद में आपको इंग्लिश में पढ़ना है। जितना आप इंग्लिश सीख जाओगे उतना आपका वो बनता है, क्या बोलते हैं, एक प्रकार से इंप्रेशन बनता है आपको, ठीक है। अगर आप जितना भी इंग्लिश में बोलोगे, भले हिंदी भी, ठीक है, हिंदी भी पढ़ के आप बड़े बड़े इंजीनियर बन सकते हो, ठीक है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल, देखो फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ मैं एक, ठीक है, नीचे तो नहीं, हाँ, जब कार्बन ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो तो इस इस अत्यधिक, तो हाँ, तो इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। देखो, जब कार्बन ऑक्सीजन में जल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो इस अभिक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो देखो इसको हम किस प्रकार से डिनोट करेंगे अगर ऊष्मा उत्पन्न हुई तो, ठीक है। तो देखो, तो कार्बन क्या है हमारे पास, सॉलिड फॉर्म में, प्लस O2 क्या है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में, क्या बना हमारे पास, CO2 बन गया। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो गैस फॉर्म में प्लस ऊष्मा निकली तो प्लस ऊष्मा, इस प्रकार से लिखेंगे। और ये एक और चीज़ सीखिए आप उस रिएक्शन में, ठीक है, इस प्रकार से रिएक्शन लिखेंगे। अगर आपको कहीं भी बता लिया कि इससे रिएक्शन हुई और ये क्या बोलते हैं हमको, गैस प्रोड्यूस्ड हो गई, तो पहले आपको उसके प्रतीक लिखेंगे और वो भी लिखेंगे कि ये कौन से फॉर्म में है। तो मैंने आपको भी बता दिया, ये देखो सॉलिड फॉर्म में, गैस फॉर्म में जी, या फिर अगर वो बिलियन फॉर्म में होगा तो एक्वस लिख देंगे, AQ लिख देंगे। और लास्ट में उसने कहा कि यहाँ पे ऊष्मा निकल गई, अभिक्रिया के बाद ऊष्मा निकल गई, तो लास्ट में आपको प्लस ऊष्मा भी करना है। इसका मतलब हुआ कि हीट, या फिर हीट लिखना है या फिर ऊष्मा लिखना है, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखो इसके बारे में कुछ और एक दो पॉइंट देखते हैं। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन में कार्बन का जलना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि ऑक्सीजन में कार्बन का जलना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये एक पॉइंट है, इसका याद रखो। एक दो पॉइंट और देखते हैं हम इसमें, ठीक है। इसको आप पॉइंट को या फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो जब प्राकृतिक गैस क्या होती है हमारे पास, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है।
तो जब प्राकृतिक गैस वायु की ऑक्सीजन में जलती हैं तो वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल का वाष्प बनाती हैं तथा ऊष्मा ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा उत्पन्न होती है। ऊष्मा ऊर्जा, ऊष्मा को हम एनर्जी, ऊष्मा ऊर्जा भी होती है, ठीक है। तो फिजिक्स में पढ़ाता हूँ मैं आपको, ठीक है, तो बाद में डिटेल में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ऊष्मा ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो देखो, ये देखो रिएक्शन करा है, देखो CH4 क्या किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, प्लस H2, ये बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। मैंने पहले इसे बैलेंस की हुई है, तो मैं आपको बैलेंस इक्वेशन की एक वीडियो डिटेल में दूंगा। तो वैसे तो आपको बैलेंस करनी आएगी होगी, तो मैं आपको डिटेल में दूंगा एक वीडियो, ठीक है, क्वेश्चंस में करेंगे, ठीक है। तो चलो अभी आपको सीखने के लिए ज़रा सा, तो CH4 गैस के फॉर्म में, O2 गैस के फॉर्म में, ठीक है, रिएक्शन करके क्या बना हमारे पास, CO2 प्लस H2 प्लस ऊष्मा ऊर्जा, हाई मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा का उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो ये भी गैस के फॉर्म में, तो ये भी गैस के फॉर्म में, तो ये इसकी रिएक्शन। तो H2 यानी कि वाटर निकला, वाटर किसके रूप में निकला हमारे पास, जल वाष्प के रूप में निकला, ठीक है। तो देखो अब इसका क्या है पॉइंट, प्राकृतिक गैस का जलना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि प्राकृतिक गैस जब ऑक्सीजन में, वायु की ऑक्सीजन में जलती है, या फिर प्राकृतिक गैस का जलना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की इसकी जब ये जलती है तो अधिक मात्रा में ऊष्मा या फिर यानी कि हीट उत्पन्न होती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। तो चलो अब आगे देखते हैं एक पॉइंट। तो सभी दहन अभिक्रियाएं, कंबशन रिएक्शन, दहन अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं हम कंबशन रिएक्शन। सभी दहन अभिक्रियाएं जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं, यानी कि जितने भी दहन, देखो आप देखो कोई चीज़ जल गई तो वो गर्म ही तो होगी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऊष्मा तो उत्सर्जित हो रही है उसमें। तो इसका मतलब हुआ सभी दहन अभिक्रियाएं, जितनी भी दहन अभिक्रियाएं होती हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, आपको समझ में आ गई होगी, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है। वो कहलाती है हमारे पास ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। अब आती है हमारे पास ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ठीक है। तो देखो वही अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्मा अवशोषित होती हैं या फिर ऊष्मा का यूज होता है, उस वो क्या हमारे पास क्या कहलाती हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है। अवशोषित मतलब एब्जॉर्ब करना, ठीक है। हम ऊष्मा लेते हैं या फिर ऊष्मा का यूज करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे पास ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। तो एग्जाम्पल देखो, फॉर उदाहरण के लिए देखो, रुक जाओ, कहाँ पे था, यहाँ पे था। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, वो अपघटित होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। देखो जब कैल्शियम कार्बोनेट को देखो गर्म किया जाता है, ठीक है, इसमें हम क्या हीट का यूज़ कर रहे हैं, गर्म करते हैं हम उसको, किया जाता है, तो वो अपघटित यानी कि टूट जाता है। तो अब अपघटित होगी वो क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। वो जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो गर्म करके अपघटित हो जाता है, तो क्या बन जाता है हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो देखो अपघटन अपक्रियाएं भी होती हैं। तो इसका मतलब नॉर्मल समझ लो, आपका अपघटित का मतलब क्या हुआ कि ये टूट गई, ठीक है, टूटना होता है। तो देखो इसका सूत्र देखते हैं हम फॉर्मूले में। तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में है, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट को हम वो भी कहते हैं चौक, ठीक है, देखिए होगा आपने चौक, ठीक है, प्लस हीट ऊष्मा। देखो इसमें ऊष्मा का यूज़ किया हमने, उसमें यहाँ लगा रहे थे क्योंकि यहाँ रिएक्शन के बाद हीट प्रोड्यूस हो रही थी, कि हीट निकल रही थी, बस यहाँ बट यहाँ क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में प्लस ऊष्मा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को हमने गर्म किया तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये भी सॉलिड फॉर्म में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये गैस के फॉर्म में है। तो देखो इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं ऊष्मा को, कि ये होती है हमारे पास ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, इसमें ऊष्मा का यूज हुआ, ऊष्मा शोषित किया हमने, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ और एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है ये एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट खुद तो अपघटन नहीं, उसका खुद तो अपघटन नहीं होगा, जब उसको हीट मिलेगी तभी तो अपघटन होगा, ठीक है, तभी तो उसका अपघटन होगा, तभी तो वो टूटेगा। तो ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ये पॉइंट बना के आप याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट पूछ सकता है एग्जाम में कि कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन एक कैसी अभिक्रिया है, तो विकल्प में पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो वो देखा ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, ऐसे ऐसे अभिक्रियाएं देगा, तो ये हमारे पास ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हैं। तो चलो आगे देखते हैं इसमें कुछ पॉइंट, ठीक है। तो देखो इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देखो, प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट बढ़िया एग्जाम्पल है ये, ठीक है। देखो प्रकाश संश्लेषण एक फोटोसिंथेसिस, इसको इंग्लिश में कहते हैं, एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। पता होगा आपको प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जब पौधे जो हैं सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य की उपस्थिति देखो, जब सूर्य है, गर्मी मिल रही है, उसको हीट प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी मिल रही है सूर्य से, तभी तो वो भोजन बनाएंगे, ठीक है। देखो प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, देखो इसमें ऊष्मा का यूज हो रहा है, इसमें हीट एनर्जी का यूज हो रहा है। तो देखो प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है।
एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का, अगर आपको समझ में नहीं आया। देखो, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो वे संयोग करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाते हैं और इस अभिक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा अवशोषित होती है। ऊष्मा अवशोषित यानी कि ऊष्मा का यूज होता है ऐसे, ठीक है। ऊष्मा उत्सर्जित यानी कि ऊष्मा उत्सर्जित निकल गई, ऊष्मा अवशोषित मतलब ऊष्मा का यूज हुआ है, ठीक है। तो देखो, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अत्यधिक उच्च ताप पर यानी कि 3000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप पर गर्म किया जाता है, ताप तक गर्म किया जाता है, ठीक है। तो वे संयोग करके, ठीक है, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इतने हाई टेम्परेचर पे हमने हीट किया, इनको गर्म किया, तो बाद में वो कंबाइन करके संयोग करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाते हैं और इस अभिक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा अवशोषित होती है। तो देखो, अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा तो अवशोषित होगी, तो देखो कैसे, क्योंकि देखो इतने डिग्री टेम्परेचर को हम यूज़ कर रहे हैं इसको रिएक्शन कराने के लिए, तो ऊष्मा तो अवशोषित होगी इतनी। तो देखो रिएक्शन में N2 यानी कि नाइट्रोजन भी N2 दो परमाणु के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। N2 देखो, तो गैस के फॉर्म में, प्लस O2 क्या है, ये भी गैस के फॉर्म में, प्लस हीट निकाली हमने लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, ठीक है। तो ये क्या बना गया, 2NO, ये क्या बना, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना, ठीक है। तो देखो ये भी किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में है, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारे पास ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, कुछ रिएक्शन को बैलेंस करना देखा कि क्यों करते हैं हम इनको, बैलेंस क्यों जरूरी होती हैं, और रासायनिक अभिक्रिया को देखा क्या होती है, रासायनिक समीकरण देखा हमने क्या होती हैं, ठीक है। और ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को देखा। तो मैं आपको एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको ढंग से सिखाऊंगा कि रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार से संतुलित करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। तो अगली वीडियो में जो है हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे कि किस प्रकार की, कौन कौन प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, और वो लास्ट वीडियो होगी। और एक वीडियो में मैं आपको, ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा इस चैप्टर के, ठीक है। और जो है उसी वीडियो में मैं आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना ढंग से सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच देखने के लिए।